बच्चों इसके पहले वाले भागों तक हमारे अध्याय 8 पूर्ण हो चुके हैं। वहीं इस भाग में हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 9, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। बच्चों इस भाग में हम देखेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण और अलग अलग भाषाओं का निर्माण होता है। तो शुरू करते हैं। भाग 1 में हम देखेंगे चेर और मलयालम भाषा है, इसका विकास कौन से क्षेत्र में और किस प्रकार से होता है। देखें, महोदयपुरम का चेर राज्य। बच्चों ये बात हो रही है जो वर्तमान केरल राज्य है उस क्षेत्र की। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में 9वीं शताब्दी में स्थापित होता है। और संभवतः जो मलयालम भाषा है, आज भी इस क्षेत्र की कौन सी भाषा है, मलयालम भाषा है, वो इस महोदयपुरम के चेर राज्य की क्या है, बोली जाती है यहाँ पर भाषा। शासकों द्वारा भी जो अभिलेख यहाँ पर खुदवाए गए हैं, उनमें मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ से अभिलेख मिले हैं। चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसमें हम देखते हैं कि जो केरल का मंदिर रंगमंच है, वो संस्कृत के जो महाकाव्यों की परंपरा है उसके ऊपर पूर्णतः आधारित है। अर्थात जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की संस्कृति और जो यहाँ की भाषा, बोली और लिपि है, इसका संबंध संस्कृत से है। मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियां हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की क्या है, ऋणी है, अर्थात संस्कृत से ही वो क्या है, निर्मित की गई है। ये जो एक अभिलेख देख रहे हैं बच्चों, ये केरल राज्य से प्राप्त अभिलेख है और इसकी जो भाषा है वो है मलयालम। मलयालम भाषा का ये अभिलेख है, केरल राज्य से प्राप्त हुआ है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। मणिप्रवालम से आशय है बच्चों, दो शब्द हैं हीरा और मूंगा। अर्थात एक तो ये संस्कृत से और दूसरा है इसके साथ में जो क्षेत्रीय भाषा है, इन दोनों के संयोग से जो शैली बनी है वो शैली है मणिप्रवालम शैली। अर्थात संस्कृत के साथ साथ में एक क्षेत्रीय भाषा दोनों जुड़कर कौन सी शैली का निर्माण कर रहे हैं बच्चों, मणिप्रवालम शैली का निर्माण कर रहे हैं। और इस शैली में जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है लीला तिलकम। इस मानचित्र में बच्चों हम देखेंगे कि जो उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र हैं वो इस अध्याय में हमारे कौन कौन से काम में आने वाले हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे जयपुर के बारे में, जिसकी स्थिति यहाँ पर है। इसमें हम लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम अवध के बारे में, असम के बारे में और जो मणिपुर वाला भाग है उसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं बात करें दक्षिण भारत के क्षेत्रों की, तो इसमें बच्चों हम अभी हमने बात की थी केरल वाले क्षेत्र की, तमिलनाडु वाले भाग की भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो एक शैली हमने देखी थी उसका नाम था मणिप्रवालम शैली, और यहाँ की जो भाषा है वो है मलयालम भाषा। तो इस प्रकार से मानचित्र में स्थिति ध्यान में रखें, कौन कौन से क्षेत्र काम पर हैं जो इस अध्याय में हमारे काम में आने वाले हैं। अब देखें बच्चों, शासक और जो धार्मिक परंपराएं हैं उससे हम देखते हैं कि कौन कौन से संप्रदायों का विकास होता है। देखते हैं जगन्नाथी संप्रदाय। क्षेत्रीय संस्कृतियां पूर्ण रूप से उस क्षेत्र की जो धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज और जो पूजा पद्धतियां होती है, उन्हीं से उस क्षेत्र की संस्कृतियों का क्या होता है, विशेष रूप से निर्माण होता है। इसमें देखते हैं पुरी जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ पर एक संप्रदाय है, उसका नाम है जगन्नाथ संप्रदाय। जगन्नाथ संप्रदाय बच्चों कुछ नहीं है, जो विष्णु है भगवान, उसी का एक रूप है जिन्हें जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। जो स्थानीय जनजातीय यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा काष्ठ अर्थात लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाती है, उसे जगन्नाथ और विष्णु के रूप में पूजा जाता है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा हैं अनंत वर्मन, इनके द्वारा पूर्वी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया गया। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यह है पूरी स्थित जगन्नाथ का मंदिर। अब देखें इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से होता है। 1230 ईस्वी में अब राजा बन जाते हैं अनंग भीम तृतीय। इन्होंने यह मंदिर जगन्नाथ को अर्पित करके स्वयं को इनका प्रतिनियुक्त घोषित किया। अर्थात जो यहाँ के शासक हैं वो क्या है, जगन्नाथ के क्या है, प्रतिनियुक्त हैं। और जगन्नाथ को अनंग भीम तृतीय शासक ने यह मंदिर समर्पित किया। आगे चलकर मुगल हैं, मराठे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो
सभी शक्तियां हैं इस क्षेत्र पर क्या करेगी, आक्रमण करेगी, और आक्रमण करके इस मंदिर पर क्या कर लेगी, अपना नियंत्रण कर लेगी। मंदिर पर नियंत्रण करने से तात्पर्य बच्चों, मंदिर से जनता की भावनाएं और जनता का जुड़ाव सीधा जुड़ा रहता है, इसीलिए ये क्या करेंगे, इस मंदिर पर क्या करेंगे, अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। अब देखें, जो राजपूत और इनकी सूरवीरता की परंपराएं हैं, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जो राजस्थान और उसके आसपास का क्षेत्र है, इसमें शासन किया था और उनका नाम था राजपूत, और ये काल राजपूत काल के नाम से ही जाना जाता है। राजपूताना की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, और ये परंपराएं यहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषों के साथ में घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। वर्तमान जो राजस्थान है, इसके अधिकांश भाग पर 8वीं शताब्दी में क्या है, राजपूत राज परिवारों का यहाँ पर शासन रहा था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बिना पीठ दिखाए बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु का क्या किया, वर्ण किया। अर्थात ऐसे सूरवीर इन राजपूतों के क्या है बच्चों, आदर्श के रूप में माने जाते हैं। इन वीरों की कहानियां चारण भाटों के द्वारा गाए जाने वाले जो काव्य और गीत है, इनमें सुरक्षित है। ये काव्य और गीत अन्य लोगों के लिए भी क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। स्त्रियों का भी विभिन्न प्रसंगों में इन जो काव्य और गीत है, इनमें उल्लेख किया गया है। स्त्रियां यहाँ पर अत्यधिक संख्या में सती होती थी, विशेष रूप से सती के रूप में ही इनका उल्लेख मिलता है। ये बीकानेर के राजकुमार हैं, जो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस भाग में यहीं तक बात करेंगे, और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे एक विशेष शास्त्रीय नृत्य कथक, उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।